हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पीएससी यूट्यूब चैनल पर। अपन तुर्क आक्रमण के बारे में बात कर रहे थे। अपन बने रहेंगे मोहम्मद गोरी के आक्रमण के साथ में। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन मोहम्मद गोरी के आक्रमण की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं अब ये मोहम्मद गोरी है कौन। ठीक है, ये जो गोर जो शासक था, गोर नामक जो एक छोटा सा राज्य था, एक गजनी और हीरात के मध्य में स्थित था। यहाँ पर जो 1009 में महमूद गजनवी ने इस पर जो है वो अधिकार कर लिया था। 1030 में जब महमूद गजनवी की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद में 12वीं शताब्दी में जो गजनी और गोर में जो है संघर्ष चलने लग गया। यानी कि वो लोग गोर जो है वो चाह रहे थे कि अपनी शक्ति को जो है बढ़ा पाए, उसको स्वतंत्र कर पाए। तो इस हिसाब से उन्होंने आपस में संघर्ष हुए। तो गजनी का जो बहराम शाह था उसने हत्या कर दी किसकी? कुतुबुद्दीन की, जो कि गोर का था। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? गजनी और गोर में शत्रुता हो गई। ठीक है, शत्रुता होने के कारण क्या हुआ कि जो अगली बार जो जो भी आगे के शासक थे उन्होंने इनसे बदला लेने की कोशिश की। तो इसी क्रम में सबसे पहले सैफुद्दीन सूरी ने अपने भाई कुतुबुद्दीन की हत्या का बदला लेने के लिए गजनी पर आक्रमण किया, लेकिन वो पराजय हुआ। ठीक है दोस्तों, और अगला जो हुआ वो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन हुसैन शाह था उसने जो है गजनी पर आक्रमण किया और उसने 1150 में फाइनली गजनी को तहस नहस कर डाला। और आखिरकार 1163 में गयासुद्दीन जो है वो गोर का शासक बना और उसने जो है वो गोर की गद्दी पर पूरी तरह से बैठ गया और गजनी से उसको पूरी तरह से जीत लिया। ठीक है, जीतने के बाद उसने क्या किया कि जो उसका भाई था सिहाबुद्दीन सिहाबुद्दीन या जो उसका एक और नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इतना बड़ा नाम था किसका? गोरी का। यानी कि ये जो सिहाबुद्दीन या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था यही फाइनल में जो अपना गोरी था। ठीक है, जिसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मोहम्मद गोरी के ने जो है जब गजनी पे शासन करने लग गया वो, तो उसके बाद में उसने भारत पे बहुत सारे आक्रमण किए। ठीक है, अभी क्यों आक्रमण किए इसने, इसको क्या दुश्मनी हो रही थी भारत से, है ना। देखते हैं कि क्या इसके क्या कारण थे, इसको क्या दुख रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसका कारण था वो था मोहम्मद गोरी की महत्वाकांक्षा। गजनी का तो शासन बन गया, लेकिन भाई उसकी जो चाह थी वो वहाँ पे ख़त्म नहीं, वो भारत पर अधिकार करना चाहता था। यानी उसके साम्राज्य विस्तार की जो चाह थी उसको उसने एक तरह से लालच दिया कि वो भारत पर आक्रमण किए। अगला देखते हैं अपन इस्लाम धर्म का प्रसार करना। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी आक्रमण हुए हैं कहीं ना कहीं उनका धर्म का प्रचार करने के चक्कर में भी एक उद्देश्य उनका रहा है। तो इसी प्रकार से ये भी चाहता था कि कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो, और उसने भी मूर्ति पूजा और मूर्तियों का विनाश किया था। ठीक है, अगला था पंजाब से गजनी साम्राज्य को नष्ट करना। अब गजनी साम्राज्य से इसकी पहले से शत्रुता थी, तो स्वाभाविक सी बात है जब गजनवी ने बहुत सारे आक्रमण करके पंजाब पे बहुत जगह पे अधिकार कर रखा था, तो ये आक्रमण करके वो अधिकार वाला जो कब्जा वाला था गजनी का वो सब हटाना चाहता था। यानी कि गजनी साम्राज्य को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहता था। अगला जो इसने किया वो था धन प्राप्ति के उद्देश्य। स्वाभाविक सी बात है भाई, अपने जो भारत था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब सोने की चिड़िया को कोई ना कोई तो लूट के ले ही गया। तो धीरे धीरे एक एक शासक आए और उनका सबसे मेन उद्देश्य ही यही रहा है कि वो यहाँ से धन लूट के ले जाए। ठीक है, अगला जो था वो था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। स्वाभाविक सी बात है, भी वो भी मुस्लिम था, वो चाहेगा ही सही कि अपना जो धर्म है उसका अच्छा खासा प्रचार प्रसार हो जाए। ठीक है, तो इसने भी मुस्लिम साम्राज्य के प्रचार प्रसार के चक्कर में भारत पर बहुत बार आक्रमण किए। अब देख लेते हैं इसने कौन कौन से आक्रमण किए। ठीक है, तो इसका जो पहला जो आक्रमण था वो मुल्तान पर था 1175 ईस्वी में। अब इसने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि जो मुल्तान जो था राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। मोहम्मद गोरी जो है वो बड़ी सरलता से मुल्तान के जो कर्मार्थी शासक थे उसको इसने पराजित कर दिया और उसने मुल्तान पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया। अब दूसरा जो इसने आक्रमण किया 1175 में ही उच्च पर, मुल्तान विजय के तुरंत बाद इसे सिंध पर जो उच्च था वहाँ पर भी इसने आक्रमण किया और वहाँ के भी शासक को पराजित करके इसने वहाँ पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार इसका जो बंदरगाह था देवल वो भी उसके अधिकार में आ गया। अगला आक्रमण हुआ किया उसने गुजरात पर 1178 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि गुजरात जो था व्यापारिक दृष्टि से बहुत समृद्ध राज्य था और व्यापारिक संपन्नता के लिए विख्यात भी था, इसलिए। और इसके बाद जो अगर ये गुजरात पर आक्रमण करके यहाँ पे अगर कब्जा कर लेता था तो पंजाब पर विजय करना इसके लिए आसान हो जाता। लेकिन उस टाइम क्या यहाँ पर जो है मूलराज द्वितीय शासन कर रहा था। ठीक है, तो उस मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को जो है बुरी तरह से पराजित कर दिया। और ये ऐसा देखा जाता है कि एक गुजरात पर जो आक्रमण होता है जहाँ पर मुल्तान के युद्ध इसका युद्ध हुआ, तो
कि मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी और ये इतना घबरा गया था उसके बाद कि इसने 20 वर्षों तक जो है गुजरात पर आक्रमण करने की भी नहीं सोची इसने, यानी कि 20 वर्षों बाद इसने फिर आक्रमण किया, जो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अगला जो इसका आक्रमण हुआ 1179 से 86 तक इसने किया पंजाब पर। ठीक है, तो उस टाइम पे पंजाब में पेशावर पर इसने आक्रमण किया और वहाँ पर भी इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और फिर इसने लाहौर पर आक्रमण करके पंजाब का जो शासक था मलिक खुसरो, उसको संधि के लिए इसने बाध्य कर दिया था। उसके बाद उसने सियालकोट पर अधिकार किया, फिर इसने लाहौर पर वापस ये करा और उसने छल कपट करते हुए जो मलिक खुसरो था उसको बंदी बना लिया और उसका 1192 में वध भी कर दिया था। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध की बात करते हैं अपन मोहम्मद गोरी का, तो वो था तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। तो आप लोगों को पता होगा ये जो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध है किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। 1191 में जो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जो था वो पराजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने उसके छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, इसके बाद में इसने क्या किया कि ये जो पराजित होने के बाद में इसके बाद भटिंडा पर भी मोहम्मद गोरी ने 1190 भटिंडा पर आक्रमण कर दिया और भटिंडा पर उसका आधिपत्य इसने कर लिया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है उसने ये आक्रमण करने के बाद जब गजनी वो लौट गया वापस, तो पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ भी वापस उसका अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से उसने 1192 में जो है वो उसकी पराजय को भूल नहीं पा रहा, उसने तराइन के द्वितीय युद्ध के चलते उसने जो है वो पृथ्वीराज चौहान से वापस उसने युद्ध किया। लेकिन यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने एक गलती कर दी। यहाँ उसने क्या किया गोरी ने कि उसको भुला में रखा और उसको संदेश भेजा कि नहीं, मेरे को संधि करने का उत्सुक हूँ और आपके अपने बड़े भाई के आदेश की प्रतीक्षा में है। तो जो पृथ्वीराज चौहान था वो असावधान हो गया और मोहम्मद गोरी ने राजपूतों पर अचानक से आक्रमण कर दिया और इसका मतलब दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। परिणाम ये निकला कि इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो पराजयी हुआ। ठीक है, अब कुछ विद्वानों का मत है कि जो पृथ्वीराज चौहान रण क्षेत्र से भाग गया था, उसके बाद में किसी का कहना है कि उसको वही मार डाला गया और किसी का कहना है कि वो जो है उसको बंदी बनाकर गजनी लेके गया और वहाँ पर उसने शब्द भेदी जो बाण था उसके द्वारा महमूद गोरी को इसने पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया। ठीक है, तो जो भी हुआ लेकिन इसका परिणाम ये निकला कि ये बहुत मतलब जो है निर्णायक युद्ध था। इसके कारण क्या हुआ कि जो मोहम्मद गोरी की जो भारत विजय की जो महत्वाकांक्षा थी वो निश्चिंत हो गई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो राजपूतों का जो राज्य था वो एक तरह से उसके लिए एक अटकल बना हुआ था जब जो कि निकल चुका था। तो इसी प्रकार से उसको एक आगे का रास्ता है वो उसके लिए क्लियर हो गया था। ठीक है, और इसी युद्ध के कारण हिंदू धर्म को भी बहुत आघात पहुंचा था। इसके बाद इसने आक्रमण किया दिल्ली, बुलंदशहर और मेरठ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1193 ईस्वी में किया इसने, दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया और दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया। फिर ऐबक ने जो इसका था सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने बुलंदशहर, मेरठ और अलीगढ़ पर भी इसने अधिकार कर लिया। यानी कि गोरी के जो प्रतिनिधि थे उसने ये अधिकार किए थे 1193 में दिल्ली, बुलंदशहर और मेरठ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कन्नौज विजय 1194 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पर ये जो कन्नौज विजय इसको अपन चंदावर के युद्ध के क्योंकि जो युद्ध हुआ था चंदावर नामक स्थान पर हुआ था, है ना, फिरोजाबाद के निकट, तो इसलिए अपन इसको चंदावर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो हुआ था जयपाल और जयचंद और कन्नौज के जयचंद और गोरी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो राजा था जयचंद, ये इसने डटकर मुकाबला किया लेकिन वह लड़ते लड़ते ही वीरगति को प्राप्त हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जयचंद की विजय हो जाएगी, लेकिन जयचंद को क्या आँख में तीर लग गया था, इसकी वजह से वो वीरगति को प्राप्त हो और इसकी वजह से फिर बनारस, असनी और कई दुर्गों पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। और यही कुछ इतिहासकारों का मत भी है कि जो ये कन्नौज 1199 ईस्वी तक गढ़ वालों के अधिकार में ही रहा। ठीक है, इसके बाद इसको जो यहाँ इस युद्ध से इतना खजाना मिला कि वो 1400 ऊँटों पर लाद कर वो गजनी लेके चला गया। कौन? महमूद गोरी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन राजपूतों के विद्रोह का इसने दमन किया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की बात में बहुत सारे राजपूतों ने अलीगढ़ के राजपूत जो थे उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है उन विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, और इसी प्रकार से इसने अजमेर से हरिराज दुर्ग को घेर लिया और इसी प्रकार से इसने जितने भी दुर्ग वगैरह थे इन दुर्ग शासक को भी घेर लिया और ऐबक ने जो है वो इन विद्रोह को दबा दिया और फाइनली अजमेर और वहाँ के जो भी सारे दुर्ग थे उस पर इनका अधिकार हो गया। अगला इसने आक्रमण किया बयाना और ग्वालियर पर 1195 से 96 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी 1195 फिर से भारत आया और उसने बयाना पर आक्रमण किया और
आगे बढ़ते हुए उसने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन गुजरात पर इसका आक्रमण। ठीक है, तो गुजरात पे इसने वापस, मैंने पहले बोला था कि 20 साल तक जो पहले गुजरात का जो शासक था मूलराज सिद्धि, उसने इसको अच्छे खासे चक्के छुड़ा दिए। तो 20 साल तक ये नाम नहीं ले पाया कि मैं वापस गुजरात की तरफ देखूँ, लेकिन 20 साल बाद इसने पुनः राजधानी जो है गुजरात की अनिलवाड़, वहाँ पर उसने आक्रमण किया। और वहाँ का जो शासक था उस टाइम पे भीमदेव, उसने भी इसका वीरतापूर्वक सामना किया, परंतु उसके सामने वो टिक नहीं पाया और आखिरकार उसने अनिलवाड़ को खूब लूटा और वहाँ के जो मंदिर और भवन थे उसको तोड़ा फोड़ा, और इस प्रकार से गुजरात पर जो है वो तुर्कों का अधिकार हो गया। आगे बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर आक्रमण। ठीक है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, तो ये अपना उसके हिस्ट्री में भी कवर होता है। तो यहाँ पर आक्रमण हुआ था 1202 और 3 ईस्वी में। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ने जो है वो कुतुबुद्दीन ने जो है 3-4 वर्षों में कोई छोटी मोटी विजय उसने प्राप्त की। जैसे 1197-98 में उसने बंदायूं को जीता, 1202 और 3 में उसने चंदेलों का जो कालिंजर था उसको अपने अधिकार में ले लिया था इसने। ठीक है, बुंदेलखंड के राजा परमार्दी देव से भी ऐबक का युद्ध हुआ था। यहाँ पर भी परमार्दी देव जो राजा था उसने इसका डटकर मुकाबला किया, लेकिन जो है उसकी बीच, और यहाँ पर लग भी रहा था कि जो ऐबक था वो संधि कर लेगा, परंतु क्या हुआ कि परमार्दी देव के बीच में ही मृत्यु हो गई। उसके सेनापति ने अजय देव ने संभाला भी सही युद्ध, लेकिन वो टिक नहीं पाया और आखिरकार चंदेलों को जो है विवश होकर अजयगढ़ जाना पड़ा और महोबा, कालिंजर, कालपीर, खजुरा पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। आगे बात करते हैं बिहार विजय। 1202 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में बिहार पर धावा बोल दिया और बिहार के मुख्य मुख्य स्थानों पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पर इसने तुर्कों, जो ये तुर्क लोग थे, इन्होंने हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया था। और इम्पोर्टेंट चीज़ की यहाँ पे इसने विक्रमशिला और नालंदा के जो सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे इनको भी इसने नष्ट कर दिया था। ठीक है, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं बंगाल पर आक्रमण 1205 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी का जो एक सेनापति था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसने 1204 और 5 में बंगाल के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, उनकी राजधानी थी नदिया, वहाँ पर आक्रमण किया और वहाँ भी इसने जो है बहुत नगर को लूटा और जो लखनऊ थी वहाँ पे इसने इसको राजधानी बना लिया था। जब ये आक्रमण हुआ तो बंगाल का जो राजा था वो महल के पिछले दरवाजे से भाग गया था। इस प्रकार से वहाँ पे भी जो है तुर्कों का अधिकार हो गया था। अगले भाग में अपन बात करते हैं आसाम तथा तिब्बत पर इसका आक्रमण। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी जो है उसने भूटान, आसाम और तिब्बत को जीतने के लिए 1206 में वो निकल पड़ा और इसी प्रकार उसने ब्रह्मपुत्र को पार करके तिब्बत के जो पहाड़ी देश थे उन पर भी वो एक्चुअली क्या वो लोग गए तो थे आक्रमण करने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसकी जो सेना थी उसका सर्वनाश हो गया था और बड़ी कठिनाई से वो देवकोट पहुंचा, वहाँ पे बीमार भी पड़ गया और इसी अवस्था में उसके एक दास ने उसकी हत्या कर दी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसका आक्रमण था ये तो पूरी तरीके से विफल हो गया। अगला जो आक्रमण था मोहम्मद गौरी का खोखरों का विद्रोह। ठीक है, ये जो विद्रोह था ये खोखरों को पराजित करने की दृष्टि से इसने 1206 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। यहाँ पे उसने खोखरों को परास्त किया और हजारों खोखरों जो है मारे भी गए और अनेक बंदी भी बन गए। लेकिन जब बाद में गौरी जो है वो गजनी लौट रहा था तो कुछ खोखरों ने उस पर अचानक धावा बोल दिया और उसका वध कर दिया। तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को फाइनली जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, यानी कि खोखरों द्वारा वध किए जाने पर ये यहाँ पे इसके आक्रमणों का अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट 16 कुछ आक्रमण थे इनके। आगे बात करते हैं कि जो ये राजपूतों के विरुद्ध उन्होंने तुर्कों की सफलता के मेन कारण क्या हो, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपन एक शॉर्ट में इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो सैनिक और तकनीकी कारण, जिसमें अपने राजपूत राजाओं के पास कुछ दोषपूर्ण सैनिक संगठन थे, उनकी हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाएं थी जो कि ज़्यादा वो कुशल तकनीकी से उपयोग नहीं कर पाए। और जो तुर्क और ये लोग थे इनकी रणनीति में बहुत अंतर था और जो अपने भारतीय सेना थी उसमें पैदल सेना की भी बहुत अधिकता थी, है ना। और तुर्कों के पास में घुड़सवार जो स्किल भी उनके पास बहुत अच्छी थी, है ना, कौशल सेना थी उनके पास में, आधुनिकतम शस्त्र थे उनके पास में, उनके पास श्रेष्ठ युद्ध योजना थी, यानी कि वो व्यू भी बहुत अच्छा रच लेते थे अपने भारतीयों के कंपैरिजन में। ठीक है, और वो लोग क्या करते थे, राजपूत जो थे सेना में एक साथ पूरे सेना एक साथ युद्ध में भाग ले रहे, जबकि वो लोग सेना बचा के रखते थे अलग से। ठीक है, अगली चीज़ ये भी है कि उनको एक युद्ध के लिए प्रेरणा भी थी तुर्कों को कि उनको साम्राज्य जीतना है, जबकि राजपूतों के लिए ऐसा नहीं था। ठीक है, अगले अपन चलते हैं राजनीतिक कारण की तरफ ध्यान देते हैं। तो राजनीतिक कारण में तुर्कों में जो थे वो योग्य उत्तराधिकार है, जबकि राजपूतों में वंश परंपरा चलती थी।
फिर तुर्कों में जो जाति भेद नहीं था, लेकिन राजपूतों में सब चीज़ें चल रही थी। वो जनहित पर इतना ध्यान नहीं दे पाए थे राजपूत लोग, उनमें राष्ट्रीयता की कहीं ना कहीं भावना का अभाव भी चल रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी थी बहुत सारी, जैसे ब्रह्मपत्य रखनी, या राजपूत लोग द्रुत क्रीड़ा में लगे रहते थे, मादक वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग करते थे, जाति प्रथा भी चलती थी। ठीक है, उनका कहीं ना कहीं एक संकीर्ण दृष्टिकोण था। ठीक है, उसके चलते ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी युद्ध में प्रभावित हुई। तुर्कों में जो थी वो दास प्रथा थी, और दास जो थे वो बहुत बड़े योग्य सैनिक होते थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये सारे जो योग्य दास ही थे जिनका गौरी ने साथ दिया और आखिरकार इन्होंने शासन भी किया। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हुआ जो कि राजपूतों की हार के लिए कारण बना। अगला था वो धार्मिक कारण। तो कहीं ना कहीं अपने हिंदू समाज में उस टाइम पे बुराई जो है वो बढ़ती जा रही थी। धार्मिक पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास के कारण जो है वो कहीं ना कहीं पतन की तरफ जा रहा था। तो मंदिर, मठ और ये सब चीज़ें जो है भ्रष्टाचार के केंद्र बने हुए थे उस टाइम पे। तो ये चीज़ें भी एक तरह से इन्होंने भी पूरी तरह से आग में घी डालने का काम किया कि राजपूत लोग जो है उनको पराजय का सामना करना पड़ा। अगला था व्यक्तिगत कारण, जैसे उसके पास में बहुत सारे सेनापति का व्यक्तित्व जो है स्थान ऊंचा होता था तुर्कों की सेना में, जैसे मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सारे जो है योग्य सेना नायक थे, जन्मजात जो है नेता थे। ठीक है, इसके कंपेरिजन में अगर देखें तो अपन राजपूतों में कम अनुभव और कम दूरदर्शी और कम विचारवान लोग जो है वो सेनापति के पद पर विराजमान थे। ठीक है, इसके अलावा अन्य आकस्मिक कारण भी थे कुछ, जैसे कि जयपाल के काल में जब चंदावर का युद्ध हुआ तो बर्फीला तूफान चला था, चंदेल राजा था वो अचानक भाग गया, आनंदपाल का हाथी था वो बिगड़ गया, जयचंद की आँख में तीर लग गया। जैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कारण ऐसे हुए जो कि उन्होंने विजय दिलाने में सहायता की। ठीक है, तो ये था पूरा मोहम्मद गोरी के बारे में। इससे भी बहुत सारे अति लघु प्रश्न और बड़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको ब्रीफ में और पढ़ने की कोशिश करिएगा। मेन आप लोगों को शायद आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप हमारे चैनल से बने रहिए, आगे अपन बात करने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।